Hello and good afternoon to all of you. My name is Samir and I am from Vidyanjali Coaching Cum Tuition Center, Nirva. So I have Miss Aanchal Ghunta with me. Today we are going to discuss about some important topics and regarding the civil services exams. So all the aspirants who are watching us from different areas of Himachal Pradesh, even in India. So we will give you value today. आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले बस मैं यूं कहना चाहता हूं, हमारे साथ आज के मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आंचल घुंटा जी, जिन्होंने हाल ही में हुए एचएस एग्जाम में हिमाचल प्रदेश में सेकंड रैंक लाई है। इसी के साथ इससे पहले एक अलाइड सर्विसेज एग्जाम हुआ था जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होता है, उसमें इन्होंने 14th रैंक ला करके हिमाचल प्रदेश के अंदर अपने परिवार का, हमारे समाज का और नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को मिलाना चाहता हूं आंचल घुंटा जी से कि मैम थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले हमारे इन एस्पिरेंट्स को जो हमें देख रहे हैं और जो भी मेहमान हमें इस समय वॉच कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से सभी जनता को दें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल घुंटा है और मैंने अभी रिसेंटली जो एचपीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें मेरा सेकंड रैंक आया है और मुझे डीएसपी की पोस्ट मिली है। और मेरा जो स्कूलिंग का बैकग्राउंड है वो मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीरवा से ही पढ़ी हूँ। उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन हुई है वो मैंने नॉन यूनिवर्सिटी सोलन से की है और उसके बाद ही मैंने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी थी और आज अब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया और अभी मैं जो अचीव करना चाहती थी वो ऑलमोस्ट अचीव कर चुकी हूँ। बिल्कुल। मैं आप सभी को बस यूँ कहना चाहता हूँ मैम की तरफ से, मैम ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन की तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। सो सबसे पहले मैम मेरा सवाल आपके लिए ये रहेगा कि व्हाट इंस्पायर यू टू चूज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज अ करियर? आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? ऐसा इंस्पिरेशन वाला तो कुछ भी नहीं था कि मतलब कि मैं कोई इवेंट हुआ और मैं उससे इंस्पायर होगी तो मैंने ऐसे ही चूज़ किया। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी तो फिर मैं जब आसपास के लोगों से मिली तो उस दौरान मैंने डिसाइड किया था कि मैं मास्टर्स नहीं करूँगी, मैं फॉरेस्ट सर्विसेज की ओर ही जाऊँगी। फिर जब मैं थोड़ी कॉलेज में ज़्यादा टाइम हो गया, 3rd ईयर 4th ईयर में हुई, तो मुझे पता लगा कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम है वो रेगुलरली नहीं आते हैं। इवन जो आरओ का एग्ज़ाम होता है वो 4 से 5 साल बाद आता है, एसीएफ का आने में भी उतना ही टाइम लगता है। फिर जब मैंने सिलेबस देखा कि और इसके सिमिलर और कौन से एग्ज़ाम्स है जिसकी पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम है, मैं वो कर सकती हूँ, तो फिर मुझे यूपीएससी और एचएएस का पता लगा था। फिर मैंने उस वक्त एचएएस को ही टारगेट किया। फिर मैंने देखा कि सिलेबस सिमिलर सा है, तो फिर मुझे लगा कि अगर मैं एचएएस की तैयारी करती हूँ और बाद में जब कभी एसीएफ का एग्ज़ाम आएगा तो फिर मैं उसके लिए भी तैयारी कर पाऊंगी। लेकिन बाद में मेरा ग्रेजुअली शिफ्ट जो था वो एचएएस की ओर ही हो गया था। तो कॉलेज में ही मैंने ये डिसाइड किया हुआ था। कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ था कि जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली, बस वो ऑटोमेटिकली वो जो क्लिक कर जाता है माइंड में, बस वही हुआ था। ओके मैम, ये मैम आपका कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपने हाँ एचएस जी, किया था? ये मेरा जो एचएस का मेंस था वो मेरा सेकंड मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू था और प्रीलिम्स में मेरा ये 4th प्रीलिम्स था। मैं 22 के बाद से कंटिन्यूअसली दे रही थी। ओके मैम, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, रूटीन कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हमारे एस्पिरेंट्स को आप बताएं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमें स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, 10th में, +1 में, +2 में, वो भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो उनकी इंटेंशन है कि अपने रूटीन को, स्ट्रक्चर्स को कैसे मेंटेन आपने किया, तो मैं आपसे वो जानना चाहता हूँ। देखो, अगर तो आप स्कूल में हो तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे आपको अपनी ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, वो अपने दिमाग में फिर भी वो चीज़ रखनी चाहिए कि हमें आगे जाके ये करना है। तो अपनी जो स्कूल की पढ़ाई है उसको अच्छे से कीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। लेकिन जब आप अपने ग्रेजुएशन में आते हैं, क्योंकि आपको सबसे बहुत टाइम होता है ग्रेजुएशन में, 3 से 4 साल होते हैं आपके पास। हाँ, जब आप अपनी ग्रेजुएशन में हैं तो जो आप आगे लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं उस टाइम पे आपको वो थोड़ा फोकस रखना है। अगर आप कॉलेज में हो, आप इंजॉय भी करना चाहते हो, तो आपको वो टाइम टेबल बनाना चाहिए, हर चीज़ को वो स्ट्रक्चर्ड और शेड्यूल करना चाहिए अगर आप कॉलेज में हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कॉलेज की कोई भी पढ़ाई बड़ी डिफिकल्ट होती है। आप अपने जो कॉलेज की वो पढ़ाई होती है उसके लिए मिनिमम टाइम देके दिन में वो जो 2-3 घंटे निकाल रहे हो आप अपनी आगे की तैयारी के लिए, अगर आपको सिविल सर्विसेज की करनी है तो उसके लिए मुझे लगता है कि उस दौरान वो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो 2 घंटे 3 घंटे ये मैटर नहीं करते हैं। आप जो पढ़ाई करना चाहते हो अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड कर दो, उसका टाइम टेबल बना दो कि आप ये मैं इस साल
ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट ईयर में ये करूंगा और फाइनल ईयर में मैं इनको रिवाइज करूंगा। राइट। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से करो, उस दौरान अगर आप अपना थोड़ा बेसिक फ्रेमवर्क भी तैयार कर दो और फिर जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि एलिजिबल तो आप तभी हो पाते हो, Right. फिर उसके बाद अब अगर आप उसको 1 साल भी दो, मुझे लगता है कि आप जल्दी कर पाओगे। जैसे मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद ही अच्छे से तैयारी की थी, तो मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। तो फिर अगर आप कॉलेज में हो, अगर आप बैलेंस करके चलो ना सभी चीजों को, एंजॉय कॉलेज की पढ़ाई और आगे का जो करियर करना है उसके लिए, तो आप कर सकते हो जल्दी अचीव चीजों को। बिल्कुल। बाकी बस ये है कि ऑनेस्ट रहना है अपने साथ। अपने साथ ऑनेस्ट रहना, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत मैम। अभी क्या है मैम कि हमने एक बात सुनी है ना, हाँ जी। अक्सर कहते हैं कि जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको क्या लगता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी किस्मत ने कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाया है? हाँ, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मेहनत ही होती है। अगर आप देखो तो 90% में मैं ज़्यादा बुरी, 95% आपकी मेहनत ही होती है। बस वो 5% में जो होता है वो आपका लक का गेम होता है। क्योंकि लक मैं ऐसी चीज़ों में मानूंगी कि मान लो कि प्रीलिम्स का होता है ऐसा कि आप सब क्वेश्चंस में 100% श्योर नहीं होते हो कि आप ये कर पाओगे। हार्डली 30 to 40 क्वेश्चंस ही होते हैं जिसमें आप 100% श्योर होते हो। फिर उसके बाद जो आप अपने 50-50 वाले करते होगे, जिसमें आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हो, आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। उसमें मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा लक, लॉजिक सब कुछ काम आता है, क्योंकि आपने अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ये ए होगा या बी होगा, या फिर जो भी है सी या डी, ए, सी। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर आप लॉजिक भी लगा रहे हो, लॉजिक कई बार गलत भी, तो वहां पर थोड़ा सा लक होना चाहिए मुझे लगता है साथ के लिए। और दूसरा जो लक का मुझे लगता है कि आपकी तबीयत उस दिन खराब ना हो, पेपर देने जा रहे हो, आपका माइंडसेट ठीक हो, घर वालों के साथ कुछ ऐसी ना हो, कोई इशू ना हो फैमिली में, या फिर कहीं लड़ाई ना हुई हो। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में लक का थोड़ा ज़्यादा रोल है। बट आपकी जो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि वो मेहनत ही सबसे बड़ा रोल होती है, क्योंकि अगर मेहनत करता है ना कोई, तो वो लक को भी पीछे छोड़ देता है वो इंसान। हाँ जी। बहुत खूब। तो मैम अभी बहुत अच्छे एग्जाम हमें देखने को मिल रहे हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट निकाल रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स के हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमसे कि हमें ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए, ऑफलाइन करनी चाहिए, और आपने किस तरीके से तैयारी करी, हमें थोड़ा सा गाइड करिए इसके रिगार्डिंग कि मैम हमें प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो ये बच्चे अक्सर हमसे ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं आपके थ्रू उन्हें आंसर देना चाहता हूँ। देखिए ये ना हर एस्पिरेंट का ना अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ। क्योंकि देखो मैंने जो अपनी तैयारी की हुई थी, मुझे था कि मैं घर से बैठ के ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगी, मैं लाइब्रेरी में उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ, और ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ। तो फिर मैंने तो ये चूज़ किया था कि पहले मैंने खुद से ही तैयारी की हुई थी घर पे बैठ के। हाँ, फिर जब मेरा मेंस हुआ था 24 में, तो मैंने मेंस के लिए कोचिंग ली हुई थी, वो भी मैंने ऑफलाइन जाके ली हुई थी। बट मुझे लग रहा था कि शायद मैं ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ इन चीज़ों में। लेकिन ऑफलाइन के भी अपने फिर बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपको रियल वो टाइम में आपको दिख रहा है कि आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके जो आंसर्स एनालाइज कर रहे हैं वो फेस टू फेस हो रहा है सब कुछ, तो उस चीज़ का भी अपना बेनिफिट है। फिर मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों को ऑफलाइन पढ़ना पसंद है, घर पे बैठ के वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नहीं फोकस कर पाते हैं, लाइब्रेरी में जाके अच्छा हो पाता है। तो फिर मुझे लगता है कि अपना देखना होता है इंसान को ना, कि अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ घर पे, तो आपको डेफिनेटली लाइब्रेरी या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाके पढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन मेरे जैसे, जिनको ये लगता है कि यार लाइब्रेरी जाऊंगी, सुबह तैयार होने में टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें होगी, तो फिर उन लोगों को घर पे बैठ के करनी चाहिए। मतलब आप अपना कंफर्ट या फिर जो भी है ढूंढना चाहिए इंसान को कि मैं किस में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पे मैम कंटेंट के ऊपर, कि आपने किस तरीके से कंटेंट को यूज किया है, कौन कौन सी बुक्स थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और जो हमारे पास सी सेट आता है उसकी। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा बारी बारी से कि मैम आपने कौन कौन सा कंटेंट यूज किया था, किस किस पब्लिशर्स की बुक यूज की थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो आप यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू देना कि आपने किस तरीके से कंटेंट को यूज किया था। देखिए सबसे पहले तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो मैं अगर एचपी की बात करूँ तो एचपी के लिए मैंने 2 ही बुक्स फॉलो की है, और उनमें से भी अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ तो मैंने 1 ही बुक फॉलो की है। एचपी की स्टार्टिंग में मैंने 2 बुक्स रखी थी अपने पास, एक जोग्टा एकेडमी की बुक आती है एचपी जीके की, और एक आकाश दर्पण की आती है। तो आकाश वाली जनरली हिंदी में है और उसका इंग्लिश में ना थोड़ा अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, तो फिर लेकिन हाँ अगर आपको समझने है तो वो ठीक है, अच्छी है। लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम वाला, तो उसके लिए आकाश वाली बुक भी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मैंने पर्सनली ज़्यादा टाइम के लिए फॉलो की है वो जोग्टा एकेडमी वाली बुक थी। इसके अलावा क्योंकि एचपी का मेन रोल होता है, फिर अगर मैं इंडियन पॉलिटी के लिए बात करूँ तो मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी थी,
और ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज जो +1 +2 की एनसीईआरटीज आती है मैंने वो पढ़ी थी, और बाकी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स होते हैं वो मैंने फ्रेंड्स से जो लिए थे। उसके अलावा अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट के लिए भी आप एनसीईआरटीज मोर देन सफिशिएंट है, और इसके अलावा अगर इकोनॉमी के लिए बात करें तो उसके लिए भी एनसीईआरटीज। आपको बहुत सारे लोग ना वो सोर्सेज के पीछे भागते हैं कि Yes, ये ma'am. भी पढ़ना ये भी पढ़ना है। मुझे लगता है कि अगर आप एक बुक पढ़ लो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, जी, अच्छे मैम. से समझ लो, तो वो सफिशिएंट होती है। ये नहीं कि हमने ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना है। Okay, ma'am. कम पढ़ो पर उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि अगर आप उसमें से कुछ भी आ जाए आपको सब आ जाए वो। तो ये इकोनॉमी के लिए वही सारी है। लेकिन अगर किसी को ये है कि इकोनॉमी समझ नहीं आती है बहुत से लोगों को, तो फिर मुझे लगता है कि आपको फिर या तो यूट्यूब से उसको पढ़ना चाहिए, किसी भी चैनल से, ज़रूरी नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स है यूट्यूब पे, या फिर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप रेफर कर सकते हो स्पेशली एक सब्जेक्ट के लिए। तो फिर मैंने तो इकोनॉमी के लिए जो एनसीईआरटीज थी वो पढ़ी हुई थी, और उसके अलावा जो फ्रेंड्स से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स थे, क्योंकि वो भी एनसीईआरटीज के पैटर्न पे थे, बस वो आपकी तैयारी को थोड़ा सा ना इजी कर देते हैं, मतलब समझने में अच्छे होते हैं वो। इसके अलावा और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, लेकिन मैंने वो ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इससे ना ज़्यादा आंसर्स बन नहीं रहे, मतलब पेपर में वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एक तरुण गोयल की बहुत छोटी सी बुक आती है, एचपी नहीं, नॉट सिर्फ जनरल स्टडीज़ करके, वो हर साल नया एडिशन आता है, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद वहीं से पढ़ी है पेपर के लिए। अभी मुझे यही सब्जेक्ट से याद आ रहा है। टेस्ट सीरीज, आपने टेस्ट सीरीज हाँ को जी। कैसे यूज किया? हाँ, टेस्ट सीरीज मैं ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स की लेती थी, वरना लेनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स की वो टेस्ट सीरीज लो, आपको अलग अलग लेवल पता लग जाते हैं जी। पेपर देने के। बट फिर मैं इस चीज़ पे बिलीव करती थी, अगर मैं रिवाइज ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँ और टेस्ट सीरीज एक ही इंस्टीट्यूट के लिए, तो मेरे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल था। तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज एक ही की थी, जोग्टा अकेडमी की, और बाकी मैं खुद से ही ज़्यादा रिविजन करती थी। और सबसे ज़रूरी इसमें, इस पढ़ाई में, ये तैयारी में यही है कि आप पढ़ो कम लेकिन रिवाइज उससे डबल करो। Revision. क्योंकि हम ना पढ़ना बहुत इजी होता है, कुछ भी नई चीज़ आपने निकाल दी, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, लेकिन वही जब सेम चीज़ आपको दोबारा से रिवाइज करनी है, वहाँ बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। तो फिर रिवीजन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए तो यही है। अगर मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती है, बस थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेफर करना चाहिए। अगर आप खुद से कर सकते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट ये आपकी तैयारी को और इजी बना देता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। अदरवाइज आप घर पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। कि मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि अगर आप कर सकते हो अफोर्ड, तो आपको मेंस, अब प्रीलिम्स आप फिर भी खुद वो क्वालिफाई कर दोगे, मेंस के लिए आपको लेना चाहिए, चाहे छोटा मोटा ही सही कोर्स ना कोई, बट लेना चाहिए। ओके मैम, इजी हो जाता है तैयारी। मैम अब आते हैं स्टेप 3 के पास। तो अब हमारा रहेगा कि प्रीलिम्स में आपने किस तरीके से स्ट्रैटेजी को यूज किया, तो हम वो आपसे जानना चाहेंगे प्रीलिम्स के बारे में। हाँ जी, प्रीलिम्स में यही जो मैंने आपको भी बुक्स बताई, मैंने यही सारी चीज़ें थी, और बाकी यही था कि मैंने पढ़ाई कम की। मैंने जब मेरा क्वालिफाई हुआ, मैं उस वक्त की स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, क्योंकि जो तो जिसमें तो मैं फेल होगी वो तो स्ट्रेटेजी शेयर करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। हाँ, जब मेरा 24 में सबसे पहली बार क्वालिफाई हुआ था, तो मैंने उस दौरान एक तो जो सिलेबस था मैंने वो सारा पूरा किया। मुझे लगा कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, अदरवाइज रिग्रेट होता है कि अगर इससे आ गया और इतना पढ़ा फिर जी मैम। वही है। तो फिर मैंने एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, उसके अलावा मैंने PYQs को बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि कौन से सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा मैंने फिर रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन किया, और फिर टेस्ट सीरीज। मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए 3-4 स्टेप्स बहुत ज़्यादा, अगर आप इनको अच्छे से समझ लो और कर लो तो आप कर लोगे। और दूसरा CSET थोड़ा इसमें वो गेम चेंजिंग होता है, लेकिन इसके लिए ना आप अगर ज़्यादा फोकस आप रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर करो ना CSET में, और मैथ्स के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को करो, जैसे परसेंटेज होता है, रेशो होता है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस होता है, इनसे भी आपके मैथ्स के 5 to 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और रीजनिंग आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर दो, क्योंकि रीजनिंग मुझे तो ईजी लगती है, तो फिर उसमें आप स्कोर ले सकते हो और इंग्लिश भी अच्छी कर सकते हो। तो फिर मुझे नहीं लगता कि CSET इतना बड़ा चैलेंज होगा आपको क्वालिफाई करना। ग्रेट मैम। हाँ जी। मैम एक सवाल एस्पिरेंट्स का बहुत आता है कि हमें ऑप्शनल को किस तरीके से चूज करना है, और आपने अपना ऑप्शनल क्या लिया, ये भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं। तो मेरा सवाल भी आपसे रहेगा मैम, ऑप्शनल आपने कैसे लिया, और दूसरा जो आपकी मेंस की जर्नी थी उसमें आपको क्या सेटबैक्स आए, क्या क्या फेलियर्स आए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, ऑप्शनल चूज करने का मुझे तो सबसे पहला तो यही होता है कि जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है और वो ऑप्शनल है उधर, तो आपको वही लेना चाहिए। और
क्योंकि आप आधी तैयारी आपकी कॉलेज में ही होगी होती जी। है उसकी, हमें लगता है कि हमें नहीं आता है, बट वो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया होता है। लेकिन फिर हम बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं, क्योंकि होता है एग्जाम में, किसी साल कोई ऑप्शनल चला है, किसी जी। साल कोई नहीं चला है, तो फिर वो देख के ना बहुत सारे लोग चेंज कर देते हैं फिर। पर मुझे तो यही लगता है कि अगर आपने किसी भी ऑप्शनल को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने जी। अच्छा लिखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप में उसके नंबर नहीं, उसमें आपके नंबर नहीं आएंगे। तो फिर ग्रेजुएशन का लीजिए, अदरवाइज जैसे बहुत सारे लोग ये ट्रेंडिंग ये चला है, जी। इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी ले लेते हैं, बट मैंने इस स्ट्रेटजी को कभी फॉलो नहीं किया। मुझे ये था कि मैंने ग्रेजुएशन में ये पढ़ा है, मैं अच्छा लिखूंगा तो मुझे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ग्रेट मैम। इसके अलावा आपने कुछ और पूछा था जी। थोड़ा? मैंने पूछा था सेटबैक्स जब आप हाँ। मेंस की तैयारी करें, क्योंकि मैम एक प्रेशर रहता है, प्रीलिम्स हो गया ठीक है, अब प्रेशर है राइटिंग का और प्रेशर है मार्क्स स्कोर करने का, हाँ जी, हाँ क्योंकि इंटरव्यू में तो मैम कुछ पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हाँ जी, हाँ आएंगे, जी, हाँ जी। ज्यूरी का नहीं पता हमें। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से सेटबैक्स फेलियर्स को आपने ओवरकम किया और इस मुकाम को हासिल किया कि हाँ आप मेंस में टिक पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। देखो, जो पहला था मेरा 24 का, उसमें मुझे सबसे पहला चैलेंज तो यही लगा कि मैं अभी तक सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ रही थी। तो फिर जब मैं वहाँ इंस्टीट्यूट में गई थी तो मैंने वहाँ पर सबसे पहली बार आंसर राइटिंग करनी शुरू की थी। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत ऐसे डिफिकल्टी फील हो रही थी कि अभी तक लिखा ही है, बस पढ़ा ही पढ़ा है। तो वहाँ पर टीचर्स थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। तो मैंने वहाँ पर जो इसको दूर करने के लिए मैंने ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिखे थे, खुद से लिखे थे, जो नहीं पढ़ा था वो भी लिखा। तो अगर आप में वो वाली कैपेबिलिटी आ गई है ना कि आप जो आपने नहीं पढ़ा है बट आप लिमिटेड नॉलेज में उसको भी लिख पा रहे हो, जी। तो फिर वो आपके सबसे बड़े चैलेंज को दूर कर देता है वो। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा यही था कि मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी, मतलब मैंने सिर्फ प्री की तैयारी करी थी पहले। तो ये है कि आपको दोनों तैयारी थोड़ी साथ में लेके चलनी चाहिए। हाँ, बाकी फिर अगर आपको लिखना आ गया, फिर मुझे पढ़ तो प्रीलिम्स में भी लिया ही होता है। मेन ये है कि आंसर राइटिंग आनी चाहिए और वो प्रैक्टिस से ही आएगी। बिल्कुल। तो मैं ये मान के चलूं कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टेक की थी वो ये थी कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, टेस्ट सीरीज का यूज लगभग ना के बराबर किया होगा। किया था, बट थोड़ा उतना नहीं किया था जितना करना चाहिए था। राइट। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ इंटरव्यू के बारे में। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसका एक मकसद है कि आपको अपने आप को नर्चर करना है, आपको कॉन्फिडेंट फील होना है, आपको समाज के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी बनना है जो अपनी फैमिली, अपने समाज की सुरक्षा कर पाए, सबसे पहले अपने आप को जान पाए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैम इंटरव्यू, उससे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें, आपने कैसे बिल्डअप किया, उसके बाद हम इंटरव्यू पे आएंगे मैम। सबसे पहला तो मतलब मुझे लगा था ना, एक तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोल दिया था कि आप तो इंटरव्यू के लिए बेस्ट पर्सनैलिटी हो, आप डरते नहीं हो। तो ये ऑटोमेटिकली नहीं था मुझे, पर जब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, जैसे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, तो वो सब बोलते थे कि इंटरव्यू में तो आप कर ही लोगे, आप तो बस मेंस का देख लो, क्योंकि आप तो बोल लेते हो, आप काफ़ी ऐसे हो, सोशली अडेप्टिव हो, लोगों से जल्दी बात कर लेते हो, नए लोग आपको मिलते हैं, आप ईजिली इंटरेक्ट कर पाते हो। तो फिर ये था कि जब आपको लोग बोलते हैं तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, यार ये लोग बोल रहे हैं तो शायद मैं भी अच्छा होगा मेरे में। तो मैं यही माइंडसेट के साथ गई थी कि मैं बोल लूंगी, क्योंकि मुझे लोग बोलते हैं कि मैं कर लूंगी। तो फिर ये था कि अगर आपको आसपास के लोग भी मोटिवेट करते हैं तो उस चीज़ से। और दूसरा ये था कि मैं स्कूल में भी डेक्लेमेशन वगैरह में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी, तो फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद बोलने की जो आदत है वो वहीं से आई है और शायद इंटरव्यू में भी हेल्प किया उसने। तो मैं स्टूडेंट्स जो हमारे पास पढ़ने आते हैं या फिर किसी भी जगह कर बैठ के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी से इतना गुजारिश रहेगा कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट जरूर करें। आपको राइटिंग आती हो, शायरी आती हो, आप गाने गाते हो, डांस करते हो, उससे मुझे लगता है कि मैम हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। रीजन ये है कि हमें स्टेज मिलता है। तो बिल्कुल आप सभी स्टेज, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, बिल्कुल स्टेज की तरफ जरूर जाना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना हो तो आप उस फील्ड में शेर की तरह रहोगे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अपने कॉन्फिडेंस पे जरूर काम करें। मैम इंटरव्यू के ऊपर आते हैं, तो जैसे ही आपने इंटरव्यू दिया तो उस समय अपने आप को कैसे काम डाउन किया? एक सेकंड, मुझे ये जानना है कि जो ज्यूरी होती है वो उस समय पर सामने वाले के अंदर ऐसा क्या देखती है जिसकी वजह से वो आपको सिलेक्ट करती है, अच्छे मार्क्स देती है? तो ये क्वेश्चन आपसे रहेगा। देखो, पहला तो मैं आंसर कर ही पाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं किसी भी पेपर को देने जाती हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, या फिर कोई भी एक्टिविटी है जहाँ मैं जा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले यही सोचती हूँ कि देखो, अगर तो स्ट्रेस लिया, टेंशन ली तो अच्छा नहीं करोगे डेफिनेटली। तो मैं यही सोच के चली थी कि मैंने प्री अच्छा किया है, मेंस अच्छा किया है, मैं इंटरव्यू में भी अच्छा ही करूंगी।
मार्क्स जितने मर्जी मिले, मैं अपनी ओर से देखी, मुझे उनके सामने ऐसा नहीं दिखना है कि मैं नर्वस हूँ। मैंने यही सोच के चली थी और मुझे लगा था कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आएंगे मैं उसमें मना कर दूंगी, सर नहीं आता है। तो फिर मैं यही लेके चली थी और वहां पर मेरा कॉन्फिडेंस एक भी बार नहीं गिरा था। शायद यही रीजन था, क्योंकि मैं पहले से ही यही माइंडसेट लेके चली थी। दूसरा ये है कि वो लोग क्या देखते हैं अब ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं उन लोगों की जगह पर नहीं बैठी हूँ। हाँ, दूसरा जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कि आई थिंक वो यही देखते हैं कि आप क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर पा रहे हो, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट तो आपका प्रीलिम्स मेंस में हो चुका होता है। वो आपको रियल लाइफ सिचुएशंस देते हैं वहां पर, तो आप किस तरीके से आंसर कर पा रहे हो, आंसर कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये चीजें ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज का कोई क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं आया ना, तो मुझे नहीं लगता कि उससे इतना इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं। लेकिन अगर आपको उन्होंने कोई सिचुएशन दी है, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, अगर आप उस वक्त नहीं सोच पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा फर्क डालता है। तो वो वहां वो लोग देखेंगे कि ये तो अभी डिसीजन ही नहीं दे पा रहे हैं सिचुएशन में, जब उनके पास रियल लाइफ सिचुएशंस आएगी तो कैसे करेंगे। तो मुझे ये लगता, मैं ये ऐसे 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बिल्कुल। हाँ जी। मैम हमने सुना है कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं जो इलॉजिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे हम होते थे स्टूडेंट्स, तो काफी बार पूछ लेते थे कि ये चीज पहले आई कि वो चीज पहले आई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे नहीं इररिलेवेंट होते थे। मेरे साथ ऐसे नहीं होता हाँ कुछ बिल्कुल। भी। हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जूरी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। एक तो वो आपका देखो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट होता है आपका, जैसा मेरा फॉरेस्ट्री था तो मुझसे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, ये नहीं कि थियोरेटिकल। उसके अलावा जैसे अगर आपने कोई मान लो कि ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ा है, ऑप्शनल में कुछ और लिया है, तो आपसे वो भी पूछते हैं कि आप क्यों स्विच कर रहे हो इस चीज पे, या फिर आपने ग्रेजुएशन से पहले ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब की हुई है तो आपसे उस चीज से फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब आप जिस एरिया में हो ना, आपके क्वेश्चंस उसके अराउंड ही बनते हैं। जैसे मेरी बीएससी फॉरेस्ट्री में ही हुई थी और मैंने ऑप्शनल भी फॉरेस्ट्री लिया था, तो मेरा नहीं घुमा इतना ज्यादा इंटरव्यू कि आपने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। ऑल्दो बस एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि आपने फॉरेस्ट की पढ़ाई की हुई है तो आपने फॉरेस्ट सर्विसेज में क्यों नहीं गए। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी ऐसे प्रिपेयर करके ही जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही होता है। तो फिर और दूसरा आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो, आपसे उससे रिगार्डिंग भी आपसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ भी कोई रिसेंट इशू हुआ है उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, या फिर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो वहाँ पर क्या चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस क्यों हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हो तो आप उनको दूर करने के लिए क्या करोगे। तो वहाँ सबके अपने आंसर्स, अपनी थिंकिंग होती है। तो ऐसे इलॉजिकल मुझे तो नहीं लगा कि कुछ भी उन्होंने पूछे हो। बाकी हाँ, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा बहुत कर देते हैं ऐसे, बाकी ऐसे इलॉजिकल क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग पूछते हैं उधर। जी मैम, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है करंट अफेयर को लेकर। तो मैम मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे पास न्यूज़पेपर है और इसी के साथ और भी जो करंट अफेयर्स की हमारे पास बुक्स रहती है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट अफेयर को कहाँ से करें, यूट्यूब से वीडियो देखे, किसकी वीडियो देखे, कौन सा कंटेंट यूज करें, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैम करंट अफेयर का जो भय बना हुआ है समाज के अंदर, एस्पिरेंट के अंदर, मैं चाहता हूँ कि अपने थ्रू जो आपने यूज किया वो शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि करंट अफेयर्स की तैयारी हर एग्जाम के लिए अलग अलग लेवल की है। अगर आप यूपीएससी और एचएएस की देखें तो आप ऑलमोस्ट सेम लेवल के न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो। जैसे एचएएस के लिए मैंने तो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा था, इंडियन एक्सप्रेस, और एचपी के लिए मैं वो ट्रिब्यून थोड़ा सा देख लेती थी। इसके अलावा तो मैं भी एंड में बस रिवाइज करने के लिए, मतलब खासतौर पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैगजीन कोई भी, तो मैंने एक दो मैगजीन, एक ज्ञानम होती है वो मैंने बस प्रीलिम्स के टाइम पढ़ी थी, पर बड़ी पहले। लेकिन जो मैंने ज्यादा टाइम पढ़ी वो थी एक विजन आईएएस की मैगजीन आती है, तो मैंने वो मेंस के लिए उसके कुछ सब कुछ नहीं पढ़ा था, बस कुछ कुछ उससे रेफर किया था। तो फिर अगर, लेकिन वहीं अगर आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई और मतलब वो सी ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करे, तो वहाँ पर करंट अफेयर थोड़े से अलग टाइप के आते हैं। मतलब वहाँ पर ज्यादा फोकस वैसा रहता है कि आपसे अवार्ड्स पूछ लिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स पूछ ली जाती है। तो फिर आपको ना पीवाईक्यूज को जब आप एनालाइज करते हो तो आपको पता लग जाता है कि हमें किस लेवल के करंट अफेयर की तैयारी करनी है। तो वो ऐसे नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसी से करंट अफेयर्स आएंगे, मैगजीन पढ़ोगे तो उसी से आएंगे। आपको अपना प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है। जैसे एचएस में जनरली करंट अफेयर्स अलग अलग थीम से पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज से पूछे जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे जाते हैं, और आपसे साइंस एंड टेक के पूछे जाते हैं। तो हमें ये थीम्स तैयार करनी पड़ती है। वहीं अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ ज्यादा कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, पीएम, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुआ है, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिर अगर अपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया और एनालाइज कर लिया, तो फिर करंट अफेयर खुद पता लग जाता है कि हमें कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ग्रेट। तो सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहले आप अपने 5 ईयर के, मैं कहना चाहता हूँ 5 ईयर मिनिमम, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने बोर्ड पे रखें, उसको एनालाइज करें, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, किस तरीके से सवाल बनते हैं, और उसको एनालाइज करके हो सके
तो उसको अपने बुक से रिलेट करें, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, और फिर जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम की तैयारी किस तरीके से होती है। तो मैम मेरा फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, इसके बाद सिर्फ हम जानना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स को यहाँ से जाते जाते क्या देना चाहते हैं। तो स्टडी आवर्स वर्सेस स्मार्ट वर्क, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किताबों के साथ बैठे रहें, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करें, और किस तरीके से एग्जाम में अपने आप को ओवरकम करें और अच्छे मार्क्स से हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से सिक्योर करने में सक्षम हो। देखो, सबसे पहली बात तो देखो, मेहनत और उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। पर जब आपने मेहनत कर दी उसके बाद आप स्मार्ट स्टडी के लिए जा सकते हो। क्योंकि देखो, जब मैंने अपनी स्टार्टिंग में तैयारी करी थी 1-2 साल, तो सब मैंने भी काफी पढ़ाई की हुई थी। वहां पर वो आवर्स से मैटर नहीं करते कि आपने कितने आवर्स पढ़ा हुआ है। मेरा ये होता था कि मैं एक टाइम टेबल बनाती थी, मुझे एक दिन में ये टॉपिक्स करने हैं। मान लो अगर आज मैंने 2 सब्जेक्ट्स रखे हैं तो ये टॉपिक्स करने हैं, तो मैं उनको कंप्लीट करती थी। मेरा ये नहीं था कि मुझे ये 15 घंटे में करने हैं या 2 घंटे में करने हैं, जितना इफेक्टिवली कर पाऊंगी उतना अच्छा है। तो फिर ये ऐसे घंटे के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी पढ़ना चाहिए कि मैं 10 घंटे 15 घंटे 2 घंटे ऐसे पढ़ती हूँ। तो ये है कि पहले मेहनत फिर स्मार्ट स्टडी, मतलब मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेहनत ऐसी भी नहीं है कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़े जा रहे हो, आप अपने सिलेबस के अराउंड ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उसके बाद पढ़ लेना, क्योंकि मेन तभी एग्जाम क्लियर करना होता है कि सिलेबस को समझो, उस पे अपना 100% दो, उसके बाद स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि PYQ एनालाइज करके पेपर से 1 महीने पहले क्या क्या पढ़ना है, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो। मुझे तो ये लगता है कि यही स्मार्ट स्टडी है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी में उसको तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आपने सिलेबस ही छोड़ दिया और आधा ही सिलेबस कवर किया। मतलब सिलेबस तो पूरा कवर करना है। उसके बाद जब आपने एक बार पढ़ लिया है, उसके बाद आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। और दूसरा ये है कि पेपर में अपने आप को कैसे शांत रखना है, जिसका तो यही मंत्र है कि देखो, टेंशन लोगे तो जाओगे, नहीं लोगे तो फिर क्या पता क्लियर कर सकते हो एग्जाम। अपने आप को ये सोच के जाना है पेपर में। मैं तो यही सोच के चलती थी कि इस बार मैंने सब पढ़ा हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ना करूं। जो भी देखो करंट अफेयर पढ़े हैं, मैं ऐसे वो लिस्ट बना लेती थी अपने दिमाग में, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो क्यों नहीं होगा, और वो हो भी गया एग्जाम। तो आपको भी यही सोच के चलना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये नहीं सोचना कि यार नहीं हुआ तो क्या करूंगी इसके बाद, और भी भगवान ने अच्छा सोचा होता है, ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली कुछ और सोचा होगा अगर आपने मेहनत की हुई है। और इसके लिए आपने लास्ट में क्या पूछा था? लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपने ये सोचा था कि मैं हिमाचल प्रदेश में 2nd रैंक ला रही हूँ, और क्या कभी आपने मैनिफेस्ट किया था कि हाँ एक समय आएगा कि मैं एक ऑफिसर बन करके दिखूंगी? तो कभी मैम ऐसा आपने मैनिफेस्ट किया था? तो देखो, ये ऑफिसर बनना ये तो मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था, क्योंकि जिस हिसाब से मैं मेहनत करी थी मुझे लगता है भगवान कुछ ना कुछ तो दे ही देगा मुझे। लेकिन हाँ, इस बार 2nd रैंक आना ये तो थोड़ा मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड ही था। ऑल तो मेरे पेपर अच्छे हुए थे, बट मैंने कभी ऐसे लगा था कि मुझसे भी तो इतने ज्यादा कैपेबल बच्चे हैं। लेकिन फिर वही होगी कि मेहनत की है तो भगवान ने उसका फल भी दे ही दिया। हाँ जी, मतलब सोचा तो नहीं था इस बार की रैंक 2 आएगा, कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन मेहनत की होगी तभी आ गया है। हाँ जी। जाते जाते आप एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे मैम? जाते जाते यही कहना चाहूंगी कि आप जिस चीज में भी अच्छे हो उसमें अपना 100% दो। चाहे UPSC की तैयारी करनी है, HS की करनी है, पटवारी की करनी है, नायब तहसीलदार की करनी है, चाहे स्पोर्ट्स में कुछ करना है या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, डांस में, सिंगिंग में, कुछ भी है उसमें अपना 100% दो और अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करो। ये नहीं है कि प्रेशर में आके सामने वाला बंदा क्या कर रहा है आप भी उसी लाइन में जा रहे हो कि ये HS की करे तो मैं भी यही करूंगी, ये UPSC करे तो मैं भी यही करूंगा या करूंगी। आपको अपना वो आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूं और उसमें आपको अपना 100% देना है। 100% दोगे और ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ तो डेफिनेटली अचीव कर लोगे सब कुछ लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम। बस मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ आंचल घुंटा जी की तरफ से कि मेहनत का हाथ कभी मत छोड़ना, मेहनत करते रहना। इन्होंने मेहनत की और ये हमें कहते हैं कि मैंने मेहनत की। हमारे स्टेजेस में काफी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको डटे रहना है, रुके रहना है। मैंने करके देखा है, मेरा हो गया, अब आपकी बारी है, मेहनत करना आपका भी हो जाएगा। जाते जाते बस यही कहूंगा, जो लोग मेहनत का हाथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। तो ये इंटरव्यू था विद्यांजलि कोचिंग कम ट्यूशन सेंटर निरवा की तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़े। थैंक्स अ लॉट।